Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss chapter 8 insecticides from the book Fundamental of Agriculture Arun Katyayan volume 2. In the previous lecture we have already discussed about some organic insecticides, but they are natural. But today we are going to discuss about the organic insecticides in the synthetic categories. So in synthetic category we have lots of insecticides, but in this particular session we are going to discuss about organochlorines, or which are commonly called chlorinated hydrocarbons. And this is the part 3. In the previous two parts we have already covered about so many types of insecticides based on their mode of action, some inorganic insecticides, and after that some organic insecticides which are obtained from animal and plant sources. So if you have not watched that video, you can go to the channel playlist and check it. So let's start today's session. So here are synthetic organic compounds. They are known as synthetic just because they are not natural. They are synthesized in laboratories, in companies, and they are artificially produced. So they are known as synthetic, means they are totally, we can say they are man-made, not natural. So that is why we are saying that they are सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स की कैटेगरीज है उसमें हमारे तीन चार कैटेगरीज हमको पढ़नी है, बट आज जो हमको पढ़ना है दैट इज़ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन. दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स, दैट इज़ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब ये जो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी है, अगेन इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. इसमें हमको मेनली 3 टाइप्स के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं. तो जो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नाम से समझ क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी इसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, एंड क्लोरीन ग्रुप भी इसमें अटैच्ड होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है कि दैट इज़ वाई इसका जो नाम पड़ा है वो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्शन भी रहती है, ऑक्सीजन नहीं भी होती है, बट CHO जो है यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन के होंगे और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, तभी इसका नाम पड़ता है क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब यहाँ पे फर्दर हमको 3 एग्जांपल्स पढ़ने हैं. सबसे पहला जो हमको पढ़ना है दैट इज़ DDT हमको पढ़ना है. आफ्टर दैट नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो है BHC, दैट इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड. आफ्टर दैट द लास्ट कैटेगरी इज साइक्लोडाइन. तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, DDT, BHC एंड साइक्लोडाइन. साइक्लोडाइन में भी फर्दर हमारी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट जब हम साइक्लोडाइन डिस्कस करेंगे तब देखेंगे. आज की वीडियो में हम क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है अबाउट DDT. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, आज की डेट में तो ये इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन जब ये यूज़ हो रहा था तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और मेनली ये यूज़ होता था टू कंट्रोल द मॉस्किटोज़. अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं. DDT का जो फॉर्मूला है दैट इज़ C14H9Cl5. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मार्क्ड इट, यू नोट इट समवेयर. इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें कार्बन 14 होते हैं, हाइड्रोजन 9 होते हैं और क्लोरीन जो होते हैं 5 होते हैं, DDT. लेकिन इसका जो केमिकली नाम है या फिर वी कैन से इसका जो फुल फॉर्म है DDT का, इट स्टैंड्स फॉर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. इतना जो है इसका नाम, ये इंपॉर्टेंट है. यू कैन से जो है इसकी फुल फॉर्म है, और बहुत बार एग्जाम्स में इसकी फुल फॉर्म्स को लेके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और किसने इसको खोज करा था. तो DDT दैट इज़ डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन. अब इसके बाद इसकी जो डिस्कवरी है उसके बारे में बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं. इसकी जो डिस्कवरी है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली बार इसको जो सिंथेसाइज्ड करा था वो करा था ऑथमर जेल्डर ने. ऑथमर जेल्डर ने इसको सिंथेसाइज करा था इन द ईयर 1874 में. लेकिन ये तब सिंथेसाइज्ड ही हुआ था, लेकिन इसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका बारे में हमको बाद में आगे चल के 1939 में जानकारी मिली. तो आपको याद रखना दोनों बातें, सिंथेसाइज्ड कब हुआ था और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हमको कब पता चली. तो सिंथेसाइज्ड हुआ था 1874 में बाय ऑथमन जेल्डर,
उसके बाद आगे चल के जो पॉल मुलर साइंटिस्ट हैं, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं पॉल मुलर। असलियत में जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ की जो खोज करी थी वो पॉल मुलर ने करी थी। याद रखना है आपको, दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, जेल्डर और पॉल मुलर। जेल्डर ने सिर्फ सिंथेसाइज करा था, लेकिन आगे चल के पॉल मुलर ने इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करा था, कि देखा था इसके अंदर, ऑब्जर्व करा था कि येस डीडीटी के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसका श्रेय जो है पॉल मुलर को जाता है। इसके बाद जो पॉल मुलर थे, इनको इसी चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था आगे चल के, ठीक है। तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, पॉल मुलर ने इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ डेवलप करी थी, डिस्कवर करी थी एक कंपनी के साथ, सीबा गीगी कंपनी। उसके बाद इनको 1942 में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि जो डीडीटी इंसेक्टिसाइड है, ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत हो रहा था, इन द ईयर 1942। हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1942 में, उस टाइम पे इटली के बहुत सारे ट्रूप्स आए थे, अलाइड ट्रूप्स इन नेपल्स, जो कि इटली से थे। उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था उस टाइम पे 1942। तो यहाँ से एमसीक्यूज़ क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन बने तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 से जो इंसेक्टिसाइड का संबंध है दैट इज डीडीटी। ओके, अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये स्टमक और कॉन्टैक्ट पॉइजन है, आपको ध्यान रखना है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्टमक पॉइजन और कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या होता है। स्टमक पॉइजन जो कि इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट पॉइजन जो इंसेक्ट के जो बॉडी में कुछ कॉन्टैक्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रैकिया, सूचर, उनके थ्रू जब कॉन्टैक्ट में आता है तब जाके वो उसको अफेक्ट करेगा। आफ्टर दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एपोलर कंपाउंड, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो जितने भी हम क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आज पढ़ेंगे, वो सबके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है, यानी पानी में नहीं घुल सकते, लेकिन इट इज़ सॉल्युबल इन लिपिड्स, या फिर वी कैन से लिपिड्स हो गया हमारा, या फिर फैट्स हो गए। तो लिपिड्स और फैट के संग तो ईजिली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर के साथ ये इनसॉल्युबल होते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इसमें जो डीडीटी जाइटर होता है। डीडीटी जाइटर्स का मतलब क्या होता है, इसमें हमने देखा जो डीडीटी होता है ये एक तरह का कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन होता है, और जैसे ही इंसेक्ट इसको इनटेक कर लेते हैं तो होता क्या है, ये इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम के साथ अफेक्ट करता है। इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको इफ़ेक्ट करने के बाद जो इंसेक्ट का जो फिज़िकल रिस्पॉन्स होता है, उसी चीज़ को, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम डीडीटी जाइटर बोलते हैं। होता क्या है, इंसेक्ट जब इस पॉइजन को इंटेक करेगा तो उसके जो मसल्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रेमर्स थ्रू आउट द बॉडी एंड द अपेंडेजेस, तो उसके जो मसल्स हैं, अपेंडेजेस हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम दिया गया है डीडीटी जाइटर्स। इसके बाद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इंडिया में तो ज़्यादातर यूज़ है नहीं, इंडिया में तो ये वो ड्रॉ हो चुका है। पहले के टाइम पे बहुत यूज़ होता था, लेकिन और पहले के टाइम पे ये मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए बहुत यूज़ होता था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे चलते हैं डीडीटी एनालॉग्स के बारे में। डीडीटी एनालॉग्स का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो हमने डीडीटी की हेल्प से प्रोड्यूस करे हैं, मैन्युफैक्चर करें, दे आर नोन एज डीडीटी एनालॉग्स। ये जो डीडीटी एनालॉग्स होते हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं। डीडीटी एनालॉग्स में कुछ तो हम यूज़ करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड्स, यानी अपने इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, और कुछ हमारे होते हैं एक्ैरिसाइड्स। एक्ैरिसाइड्स यू ऑल नो, एक्ैरिसाइड्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू किल एक्ैर। जो एक्ैरिसाइड्स होते हैं, यानी जैसे फॉर एग्जांपल माइट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो माइट्स हैं वो एक्ैरिसाइड है, यानी कौन सी क्लास में आता है, एक्ैरिसाइड की क्लास में आता है। आपको पता होगा आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है वो दो क्लासेस में डिवाइड होता है, हेक्सापोडा एंड अराक्निडा। तो जो माइट्स होते हैं ये जो है इंसेक्ट वाली कैटेगरी में नहीं आते, ये जो माइट्स हैं ये अराक्निडा की क्लास में आते हैं। तो जो हमारे डीडीटी एनालॉग्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, और एक्ैरिसाइड्स यानी माइट्स या एक्ैरिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स के बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा है यहाँ पे रोथेन। रोथेन इसका ट्रेड नेम है,
ठीक है। ये इसमें कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन है, इसमें सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है, DDT एनालॉग्स में रोथेन, ठीक है। ये बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड है, ये ध्यान रखना है। सेकंड आता है हमारा मिथऑक्सीक्लोर। ओके, मिथऑक्सीक्लोर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये जनरली हाउस फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मिथऑक्सीक्लोर, जो कि DDT एनालॉग्स है। इसके बाद ये भी एक आपको ध्यान रखना है, ये भी हमारा इंसेक्टिसाइड है। तो अभी तक हमने 2 इंसेक्टिसाइड पढ़े हैं DDT एनालॉग के अंदर, दैट इज़ रोथेन एंड मिथऑक्सीक्लोर। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है डाइकोफॉल की, इसको हम कैल्थेन बोलते हैं। ये जनरली यूज़ होता है माइट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये माइट को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये अकैरिसाइड है, ये माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और सबसे पहली बार जो इसके अंदर, जैसे अभी हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम जो भी इंसेक्टिसाइड्स होता है हम कहते हैं कि उसके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो कंपाउंड है डाइकोफॉल या कैल्थेन जिसको बोलते हैं, इसके अंदर अकैरिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है। और इसके अंदर जो अकैरिसाइडल प्रॉपर्टीज़ की खोज सबसे पहले करी थी वो है J.S. बार्कर एंड मॉगम ने। तो J.S. बार्कर और मॉगम ने करी थी इन द ईयर 1956। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है DMC, दैट इज़ डाइमाइट एंड क्लोरोबेंजीलेट। ये भी हमारे DDT एनालॉग्स हैं, और नाम से आपको समझ में आ रहा है डीमाइट, माइट मानी माइट्स को डिलीट करना या माइट को रिमूव करना, यानी ये भी हमारे अकैरिसाइड की कैटेगरी में आता है। तो अभी हमने DDT एनालॉग्स में देखा कि हमने DDT एनालॉग्स के अंदर हमने इंसेक्टिसाइड्स देखे जैसे रोथेन और मिथऑक्सीक्लोर। उसके बाद हमने यहाँ पे अकैरिसाइड्स के तौर पे हमने यहाँ पे पढ़ा डाइकोफॉल और डाइमाइट एंड क्लोरोबेंजाइलेट। आफ्टर दैट DDT हमारा जो है, इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि साइंटिस्ट ने इसको सिंथेसाइज करा, जेल्डर ने करा था। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ की खोज किसने करी थी? पॉल मुलर ने करी थी, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसका मोड ऑफ एक्शन अगर देखें तो कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन की तरह काम करता है। इसकी DDT एनालॉग्स हमने देखे जिसमें हमको कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी मिलते हैं और अकैरिसाइड्स मिलते हैं। आफ्टर दैट वी मूव ऑन नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ BHC। DDT के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी आती है वो आती है BHC, दैट इज़, इसको हम HCH भी बोलते हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ बेंजीन। B स्टैंड्स फॉर बेंजीन, H स्टैंड्स फॉर हेक्सा एंड C स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 666 भी बोलते हैं इसको, गैमैक्सेन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बेंजीन हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, पहले तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ओवरऑल इसका जो फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला इसी का है, BHC का सबसे इजी फॉर्मूला। इससे पहले हमने DDT के बारे में देखा था, अगर आपको याद होगा, DDT दैट इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका जो फॉर्मूला था, इसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था एंड क्लोरीन था। क्योंकि हम क्लोरीनेटेड पढ़ रहे हैं तो क्लोरीन तो यहाँ पे पाई जाएगा। तो DDT का जो फॉर्मूला था उसमें जो कार्बन था दैट इज़ 14, हाइड्रोजन 9 एंड क्लोरीन थे हमारे 5। ये इसका फॉर्मूला था। और जो हमारा BHC है, इसका फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला तो हमारे BHC का है, दैट इज़ C6H6Cl6। अदरवाइज इसका जो केमिकल नेम पड़ता है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 हैं, और यहाँ पे लग जाएगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें केमिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की इस नाम पे फिट हो रहा है। अब इसकी सिंथेसिस किसने करी थी? इसको सबसे पहले सिंथेसाइज करा था माइकल फराडे ने 1825 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से साइंटिस्ट किस इंसेक्टिसाइड को डिस्कवर कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो माइकल फराडे ने किसकी सिंथेसिस करी थी? BHC की करी थी, ठीक है। आगे चल के अगेन इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ का पता लगता है इन द ईयर 1940 से 42 के बीच में। अब ये जो BHC है, ये जो है अपने आइसोमर्स की फॉर्म में पाया जाता है। कुल इसके टोटल 6 आइसोमर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस आइसोमर्स है वो है इसका गामा आइसोमर। गामा आइसोमर्स इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है। इसके अलावा अगर हम BHC का कंपोजिशन देखें तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बुक में दिया है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा
एप्सिलॉन और ईटा, ये इनके सिंबल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा के, और इनका परसेंटेज है कि कितना कितना अमाउंट में इनके आइसोमर्स में ये पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है हाई अमाउंट में वो है अल्फ़ा आइसोमर्स का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होता है, और जो ईटा होता है वो सबसे कम ट्रेस में पाया जाता है। एज सच इन सबको याद करने का कोई यूज़ नहीं है। अभी तक यहाँ से तो कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। सिंपल BHC क्या है, फुल फॉर्म, फॉर्मूला, ये साइंटिस्ट ने खोजा था, आइसोमर्स कितने होते हैं और कौन सा सबसे ज़्यादा हाईली एक्टिव है, दैट इज़ गामा आइसोमर। तो आपको गामा आइसोमर में ध्यान रखना है, ये है आपका गामा आइसोमर 10 to 18%। आफ्टर दैट अ जर्मन केमिस्ट वेंडर लिंडेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। BHC जो हम पढ़ रहे हैं यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम का जो इंसेक्टिसाइड है जिसका फॉर्मूला C6H6Cl6 है, इसमें ये जो साइंटिस्ट हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, या कह सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जर्मन केमिस्ट वेंडर लिंडेन डिस्कवर्ड 4 आइसोमर्स ऑफ BHC 1912। इन्होंने 4 आइसोमर्स जो हैं डिस्कवर करे थे। एज सच टोटल हमने कितने देखे, टोटल आइसोमर्स 6 होते हैं और इन्होंने 4 डिस्कवर करे थे। द टॉक्सिक R आइसोमर वॉज आइसोलेटेड बाय द ब्रिटिश ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। एक R ग्रुप था, ठीक है, R ग्रुप का आइसोमर्स जो था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डेवलप करा था, और उनका नाम क्या था, वेंडर लिंडेन। और वेंडर लिंडेन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही उस आइसोमर का नाम दिया गया लिंडेन। तो ये लिंडेन जो है दैट इज़ आइसोमर, ये आइसोमर का नाम है, और वेंडर लिंडेन ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 4 आइसोमर की खोज करी थी, उसमें से एक आइसोमर का जो नाम था वो इन्हीं के नाम पे है, लिंडेन। लिंडेन को हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, दूसरे शब्द में बोले तो गामा एक्सेन, ठीक है, लिंडेन को ही हम गामा एक्सेन बोलते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ BHC इज प्रोपोर्शनल टू द टॉक्सिक कंटेंट ऑफ गामा आइसोमर। जितने ज़्यादा गामा आइसोमर्स होते हैं उतनी ज़्यादा BHC का टॉक्सिसिटी लेवल होगा। अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है गामा आइसोमर्स, एक्टिव इन द केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी। द प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट ऑफ लिंडे कंटेन एट लीस्ट अ मिनिमम ऑफ 99% गामा आइसोमर्स। तो ये जो लिंडेक बना था इसमें गामा आइसोमर्स का 99% प्रोपोर्शन पाया जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे ज़रूरी ही इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो अगेन ये हमारा कॉन्टैक्ट पॉइजन में आता है, स्टमक कॉन्टैक्ट पॉइजन, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्यूमिगेंट एक्शन भी रहता है। जैसे सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिसाइड थे, स्टमक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन और फ्यूमिगेंट भी था। तो यहाँ पे ये सारे एक्शंस जो हैं BHC में शो होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है, since lindane dechlorinates in normal alkali condition therefore it is not used in alkali soil। ये ध्यान रखना है कि जो लिंडेन नाम का जो हमने आइसोमर्स देखे थे यानी जो BHC इंसेक्टिसाइड है ये नॉर्मल एल्कली कंडीशंस के साथ क्या करता है, डीक्लोरिनेट कर देता है। डीक्लोरिनेट का मतलब तो डी माने होता है डिलीट और क्लोरिनेट का मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो हमने BHC का फॉर्मूला देखा था, C6 है, H6 है और क्लोरीन भी 6 है। तो अगर हम इसको एल्कली कंडीशन में डालेंगे तो ये डीक्लोरिनेट हो जाएगा, यानी इसमें जो क्लोरीन है वो डिलीट हो जाएगा। डी का मतलब होता है डिलीट होना या रिमूव हो जाना, तो क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ C6H6। तो ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है इंसेक्टिसाइड्स की तरह एक्ट नहीं करेगा। बेसिकली BHC के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं कैटेगरी क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन तो CH हो गया, क्लोरीनेटेड में Cl हो गया। अगर एक पार्ट भी हम इसका रिमूव करा तो इसकी इफ़िशेंसी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो लिंडेन होता है वो एल्कली कंडीशन में डीक्लोरिनेट हो जाएगा, यानी उसका क्लोरीन डिलीट हो जाएगा। सो यही कारण है कि हम इसको एल्कली सॉइल में यूज़ नहीं कर सकते। और कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें एल्कली होती हैं जैसे वेजिटेबल क्रॉप्स हो गए, जनरली वेजिटेबल का नेचर एल्कलीन होता है, बेसिक होता है, तो वहाँ यूज़ नहीं करना है। रूट्स क्रॉप में, ट्यूबर क्रॉप में, कुछ फ्रूट्स भी हैं हमारे पास, इनके केस में हमको ये वाले इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करने हैं। However, it is not harmful to the crop but may damage the primary growth stages of cucurbits। कुकुरबिट के केस में जो प्राइमरी ग्रोथ स्टेजेस होती हैं जैसे लीव्स का डेवलपमेंट होना, कॉटलिडन्स बनना, वो सब इफ़ेक्ट हो सकता है, तो आगे चल के ग्रोथ सफ़र कर सकती है।
अब क्योंकि ये जो इंसेक्टिसाइड है BHC, ओके, ध्यान रखना है BHC जो इंसेक्टिसाइड है इसमें रेसिडुअल इफ़ेक्ट होता है। रेसिडुअल इफ़ेक्ट क्या होता है? सपोज़ हमने आज क्रॉप में स्प्रे करा, किसी इंसेक्टिसाइड का हमने स्प्रे करा आज, अब वो जो स्प्रे है वो कुछ टाइम तक प्लांट के जो पार्ट्स थे जहाँ पे हमने स्प्रे करे वहाँ पे मौजूद रहेगा। यानी अगर हमने सॉइल में स्प्रे करे तो सॉइल में रहेगा, प्लांट्स में अगर हमने स्प्रे करे तो प्लांट्स में भी कुछ टाइम तक रहेगा। और जनरली हम स्प्रे के बाद जो हार्वेस्टिंग करते हैं, लास्ट में हार्वेस्टिंग से पहले हम स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे और हार्वेस्टिंग के बीच में कुछ गैप मेंटेन रहता है, कुछ दिनों का गैप रहता है। ये गैप इसलिए मेंटेन रहता है कि अगर हमारा स्प्रे जो हमने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करा है अगर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, तो उसका कुछ रेसिडुअल इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा और रेसिडुअल इफ़ेक्ट ख़त्म होने के बाद ही हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। अगर रेसिडुअल इफ़ेक्ट ख़त्म होने से पहले हार्वेस्ट कर लिया तो इसका अल्टीमेटली जो इफ़ेक्ट होगा, इल इफ़ेक्ट, वो ह्यूमन पे और दूसरे लिविंग क्रिएचर्स पे पड़ सकता है। तो दैट इज़ वाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं कि स्प्रे और हार्वेस्टिंग के बीच में एक गैप मेंटेन रहना चाहिए इन केस ऑफ रेसिडुअल इंसेक्टिसाइड, जिन इंसेक्टिसाइड्स का रेसिडुअल इफ़ेक्ट होता है उनके केस में। और क्योंकि अभी हम इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे कुछ जितने भी इंसेक्टिसाइड वो नेचुरल तो नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है। और सिंथेटिक का मतलब वी आर यूजिंग सम केमिकल्स, हार्श केमिकल्स, सम स्ट्रॉन्ग केमिकल्स विच आर हैविंग सम रेसिडुअरी इफेक्ट ऑन सॉइल, प्लांट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमको गैप मेंटेन रखना होगा। तो अगर हम बात करते हैं BHC की, तो BHC में भी रेसिडुअल इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग और स्प्रे का जो गैप मेंटेन करना होता है, इट इज़ अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्तों का यहाँ पे हमें गैप मेंटेन रखना होता है। ओके, यहाँ पे लिखा भी है 2 वीक्स का जो गैप है वो हमको मेंटेन करना होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ओके, 2 वीक्स का गैप हो गया। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल सॉइल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं और एक्टोपैरासाइट्स होता है और जिसकी लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट होता है। लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट थी तभी तो हमने गैप मेंटेन करा 2 वीक्स का। ओके, तो ये थे हमारे BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड्स के बारे में। तो अभी हम क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कितने पढ़ चुके हैं? DDT कंप्लीट हो गया है, BHC कंप्लीट हो गया है। नाउ मूव ऑन थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड। अब जो साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड है ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है अपने आप में, इसके अंदर भी फर्दर 4 कैटेगरीज आती हैं। तो अगेन क्योंकि ये भी हाइड्रोक्लोरिनेटेड का पार्ट है तो यहाँ पे भी हमारे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड क्लोरीन होगा, क्योंकि हम क्लोरीनेटेड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो साइक्लोडाइन है, इसका नाम से क्लियर है, साइक्लो यानी इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सच आर हाईली क्लोरीनेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है एंड हैविंग इंडोमिथाइल ब्रिज, इसमें इंडोमिथाइल ब्रिज बनता है। मिथाइल क्या होता है हमारा? CH3, इस CH3 को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिसिटी ऑफ दीज इंसेक्टिसाइड इज ड्यू टू इट्स हाई लिपोइड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। लिपोइड सॉल्युबिलिटी का मतलब है फैट सॉल्युबिलिटी, ये जो है फैट सॉल्युबल हैं। हमने शुरू में देखा था, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक में, सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की। और ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन का करैक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलेंगे, वाटर इनसॉल्युबल हैं, लेकिन जो फैट होता है, लिपिड होता है, उसके अंदर सॉल्युबल है। तो यहाँ लिपोइड सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि ये फैट सॉल्युबल है लेकिन वाटर इनसॉल्युबल है। तो अब इसकी जो 4 कैटेगरीज हैं हमारे साइक्लोडाइन में, 4 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहला हमारा आता है क्लोरोडेन, देन नेक्स्ट वन है हेप्टाक्लोर, थर्ड वन एल्ड्रिन, लास्ट है इंडोसल्फान जिसको थायोडोन भी बोलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लोरोडेन के साथ। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ेंगे सबसे पहले उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन पढ़ना है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन का फॉर्मूला है दैट इज़ C10H6Cl3। इम्पॉर्टेंट है, आप चाहो तो फॉर्मूलेस को एक जगह अपनी नोट कॉपी में अलग से नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूलेस जो होते हैं केमिकल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब ये जो क्लोरोडेन है इसकी जो खोज करी थी ये हुई थी 1945 में कियर्नस एटॉल के द्वारा। कियर्नस एटॉल, एटॉल का मतलब होता है कि कियर्नस जो था अकेला साइंटिस्ट नहीं था, एटॉल का मतलब कि इसकी एक पूरी साइंटिस्ट की टीम थी। तो एटॉल का मतलब होता है कोलैबोरेशन या फिर टीम में काम करना। तो कियर्नस एटॉल ने इस इंसेक्टिसाइड्स को
डिस्कवर करा था क्लोरिडेन नाम के इंसेक्टिसाइड को। इसका मोड ऑफ एक्शन अगेन कॉन्टैक्ट स्टमक और फ्यूमिगेंट। कॉन्टैक्ट और स्टमक तो ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्यूमिगेंट एक्शन भी इसमें होता है। इट इज़ स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल इंसेक्ट्स एंड टर्माइट्स। तो क्लोरिडेन जो है सॉइल इंसेक्ट्स और टर्माइट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम इसको लीफी वेजिटेबल्स में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते बिकॉज यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, और क्लोरीन जो होता है लीफ की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, दैट इज़ वाई। नेक्स्ट इज इट बिकम नॉन पॉइजनस ड्यू टू अल्कलीन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। देखो अभी हमने पढ़ा था, नेक्स्ट जो प्रीवियस हमने पढ़ा था BHC। BHC को अगर हम अल्कलीन कंडीशन में डालते हैं तो डीक्लोरिनेट हो जाता है, यानी क्लोरीन निकल जाएगा। लेकिन जो हमारे क्लोरिडेन होता है उसमें क्या होता है, नॉन पॉइजनस ड्यू टू अल्कलीन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। यहाँ पे अल्कलीन कंडीशन में डिहाइड्रोक्लोरिनेशन हो जाता है। डिहाइड्रोक्लोरिनेशन का मतलब डी मीन्स डिलीट और हाइड्रो मीन्स होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और क्लोरिनेशन मीन्स Cl। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कैप्ड इन जिंक कंटेनर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये अल्कलीन कंडीशन में नॉन पॉइजनस तो हो रहता है, लेकिन ये हमारी जो हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके संग रिएक्शन हो जाती है। तो जिंक कंटेनर्स के साथ या जो गैल्वेनाइज कंटेनर्स होते हैं उनके साथ इसको रखने का कोई यूज़ नहीं है। उनके साथ अगर रखा तो उसका जो नेचर वो नॉन पॉइजनस हो जाएगा, और कह सकते हैं इतनी इफ़िशेंटली फिर वो वर्क नहीं करेगा। नॉन पॉइजनस का मतलब ये है कि वो अपनी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ देगा, और अगर ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ही छोड़ देगा तो इंसेक्टिसाइड्स को फिर, या हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यही कारण है हम इसको जिंक कंटेनर्स या जो गैल्वेनाइज कंटेनर्स होते हैं, गैल्वेनाइज कंटेनर्स ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें जिंक ऑक्साइड्स की लेयर लगी होती है, जिंक ऑक्साइड की एक लेयर लगी होती है, उनको बोलते हैं गैल्वेनाइज कंटेनर। तो ऐसे कंटेनर्स में हम क्लोरिडेन नाम के इंसेक्टिसाइड्स को नहीं रख सकते। इंडिया में अगेन इसका यूज़ जो है नहीं है आजकल। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है हेप्टाक्लोर की। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम साइक्लोडाइन पढ़ रहे हैं। अभी हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, साइक्लोडाइन। साइक्लोडाइन के अंदर हमें 4 पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लोरिडेन, अब सेकंड है हमारा हेप्टाक्लोर। ओके, हेप्टाक्लोर है तो हेप्टा माने होता है 7, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है 7 है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी C10 है, H5 है। इससे पहले हमने क्लोरिडेन पढ़ा। क्लोरिडेन में भी कार्बन जो थे 10 थे, लेकिन हाइड्रोजन जो था 1 ज़्यादा था, हाइड्रोजन 6 थे और क्लोरीन जो थे 3 थे। लेकिन यहाँ पे हेप्टा यानी क्लोरीन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा 5 हो जाएगा और क्लोरीन 7 हो जाएंगे। अभी जो हेप्टाक्लोर है इसमें क्या पढ़ना है, अगेन इसकी डिस्कवरी, इसको कब डिस्कवर करा था, इन द ईयर 1948। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, स्टमक कॉन्टैक्ट स्टमक एंड फ्यूमिगेंट अगेन यहाँ पे लिटिल बिट होता है, ज़्यादा फ्यूमिगेंट एक्शन नहीं है। ज़्यादातर इंसेक्टिसाइड्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो कॉन्टैक्ट या फिर स्टमक ही होता है। एंड इट इज़ 4 to 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव दैन क्लोरिडेन। ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्लोरिडेन से। सबसे पहले हमने क्लोरिडेन पढ़ा, फिर हम हेप्टाक्लोर पढ़े, तो ये हेप्टाक्लोर से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन का जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ गए। तो हमने क्लोरिडेन पढ़ा था, क्लोरिडेन में Cl3 था, लेकिन जो हेप्टाक्लोर है उसमें क्लोरीन जो है 7 है। ये भी रीज़न है कि इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बढ़े हैं, एड ऑन हुए, तो इट इज़ मोर इफेक्टिव। और कितना टाइम्स, 4 to 5 टाइम्स मोर इफेक्टिव। जनरली हम इसका काम कहाँ यूज़ करते हैं, सीड ट्रीटमेंट में और सॉइल ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेज़ होती हैं जो सीड्स में पाई जाती हैं। कुछ इंसेक्ट्स की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लार्वा हो गया जो सीड के अंदर इनक्लोज हो जाते हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं हेप्टाक्लोर से। तो हेप्टाक्लोर क्या करते हैं, सीड्स के अंदर जो छिपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो सॉइल में इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, अब सॉइल में ऐसा इंसेक्ट तो नहीं पाए जाते, बट सॉइल में इंसेक्ट की कुछ स्टेजेस पाई जाती हैं। आपने पढ़ा होगा इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल्स होती हैं, लाइफ स्टेजेस होती हैं, उसमें सबसे पहले हमारा आता है एग, फिर डिपेंड करता है कि वो उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निम्फ, फिर अडल्ट बनता है, या फिर लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। तो होता क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं बिकॉज सॉइल में बहुत सारे एग्स पाए जाते हैं। इंसेक्ट का जो एग वाला स्टेज होता है वो सॉइल में ही होता है। तो अगर इंसेक्ट के हम एग्स को ही ख़त्म कर देंगे तो आगे सारी साइकिल बन ही नहीं पाएगी। तो हम एग की वाली स्टेज में इंसेक्ट को किल कर देते हैं। तो इसलिए हम सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट करते हैं हेप्टाक्लोर से।
आफ्टर दैट ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे कोई इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ बात नहीं है कि इसका रेसिडुअल इफेक्ट है तो हम वेट करेंगे हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो कोई इसका रेसिडुअल इफेक्ट नहीं है, तो हम हार्वेस्टिंग और जो स्प्रेइंग होता है उसके बीच में जो मिनिमम गैप होता है वो मेनटेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है, ये हम लीफी वेजिटेबल्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लीफी वेजिटेबल्स में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इट हैज़ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन लीफी वेजिटेबल्स। इसका लीफी वेजिटेबल्स में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है कि बिकॉज इसका रेसिडुअल इफेक्ट बहुत कम है। इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम है क्योंकि अगर हमने लीफ में डाल दिया, आई नो यहाँ पे 7 क्लोरीन है, बट इसका रेसिडुअल इफेक्ट कम होने के कारण ही ये क्या है, वेजिटेबल्स के लिए हार्मफुल नहीं है। इससे पहले जब हमने क्लोरीन पढ़ा था, इट इज़ हार्मफुल। क्लोरीन वेजिटेबल्स में यूज़ नहीं होता है, जबकि हेप्टाक्लोर जो है वो वेजिटेबल्स में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में यूज़ हो रहा है और इंडिया में तो अगेन ये विड्रॉ है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एल्ड्रिन। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एल्ड्रिन। तो हम साइक्लोडाइन पढ़ रहे हैं। साइक्लोडाइन में पहला पढ़ा क्लोडेन, हेप्टाक्लोर, थर्ड वन इज़ एल्ड्रिन। इसका फॉर्मूला है C12H8Cl6, ओके। इसको किसने खोजा था? अगेन हमने जो ऊपर साइंटिस्ट पढ़े थे, कियर्न्स एटॉल, तो यहाँ पे भी कियर्न्स एटॉल ने इसको खोजा था इन द ईयर 1949। इससे पहले हमने कियर्न्स एटॉल कहाँ पे पढ़ा था? क्लोरोडेन। इससे पहले जो हमने क्लोरोडेन नाम का इंसेक्टिसाइड पढ़ा था, साइक्लोडाइन की पहली कैटेगरी में हमने क्लोरोडेन पढ़ा था। क्लोरोडेन की भी जो खोज करी थी वो कियर्न्स एटॉल ने करी थी, लेकिन क्लोरोडेन ने जो क्लोरोडेन है वो पहले खोजा गया था 1945 में। क्लोरीन की खोज 1945 में हो गई थी और कुछ साल आगे चल के 1949 में उन्होंने एल्ड्रिन की खोज करी थी। अब ये जो एल्ड्रिन है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, कुर्ट एल्डोर। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इसका जो नाम है एल्ड्रिन वो इन्हीं के नाम पे ही पड़ा है। ये तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? अगेन इसका मोड ऑफ एक्शन कॉन्टैक्ट है, स्टमक है। ध्यान रखना कि ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन की तरह यूज़ होता है। और याद रखना है कि एल्कली सॉइल्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एल्कली सॉइल्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना है। सॉइल इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होता है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, द ईपो ऑक्साइड्स कन्वर्जन ऑफ एल्ड्रिन इनटू डाई एल्ड्रिन। ईपी ऑक्साइड्स का मतलब क्या? ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ईपी ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एल्ड्रिन को कन्वर्ट करेंगे डाई एल्ड्रिन में। डाई एल्ड्रिन का फॉर्मूला वही होता है बट यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। आप देखो एल्ड्रिन का फॉर्मूला होता है C12H8Cl6 और डाई एल्ड्रिन में भी हमारे C12 है, H8 है, Cl6 है, लेकिन यहाँ पे एपी ऑक्साइड्स की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जब हम डाइएल्ड्रिन का फॉर्मेशन कर देते हैं तो डाइएल्ड्रिन इन सॉइल हाईली परसिस्टेंट, ये बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होता है, यानी इसका रेसिडुअल इफेक्ट होता है। बट एल्ड्रिन इटसेल्फ इज़ नॉट परसिस्टेंट, ठीक है। एल्ड्रिन का कोई ऐसा परसिस्टेंट या रेसिडुअल इफेक्ट इतना हाई नहीं होता जितना कि डाइएल्ड्रिन का होता है। देयरफॉर इट इज़ लिमिटेड यूज़, इसका यूज़ थोड़ा लिमिटेड होता है, किसका? एल्ड्रिन का। लेकिन जो एल्कली सॉइल्स होते हैं वहाँ पे हम एल्ड्रिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है एल्कलीन सॉइल्स में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे। तो एल्ड्रिन एल्कलीन सॉइल में यूज़ हो सकता है। एल्ड्रिन इज़ यूज इंसिस्ट ऑफ RBHC लिंडेन। हमने जो BHC पढ़ा था उसमें आइसोमर्स पढ़े थे, लिंडेन आइसोमर जो कि यूज़ नहीं हो रहा था, लेकिन एल्ड्रिन यूज़ हो रहा है। और इंडिया में वैसे भी एल्ड्रिन विड्रॉ है, ठीक है। इन इंडिया डाइएल्ड्रिन इज़ ओनली यूज्ड टू कंट्रोल लोकस्ट। ओके, ध्यान रखना है इंडिया में जो एल्ड्रिन है वैसे विड्रॉ है, लेकिन लोकस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। एंड्रिन इज़ बैंड इन इंडिया विच इज़ इन आइसोमर्स ऑफ डाइएल्ड्रिन। तो डाइएल्ड्रिन का ही आइसोमर्स है और ये भी इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा। तो आपको एल्ड्रिन और डाइएल्ड्रिन में अंतर क्या है वो पता होगा। डाइएल्ड्रिन कैसे बनता है? ऑक्साइड्स को ऐड करा के, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऑक्साइड ऐड करा के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो हमारा डाइएल्ड्रिन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन डाइएल्ड्रिन के जो है इल इफेक्ट ज़्यादा है क्योंकि इसका परसिस्टेंट नेचर ज़्यादा है। इट इज़ हाईली परसिस्टेंट इन द नेचर। नाउ वी मूव ऑन द लास्ट कैटेगरी दैट इज़ इंडोसल्फान। हमने साइक्लोडाइन पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं साइक्लोडाइन।
साइक्लोडाइन। और साइक्लोडाइन के अंदर हमने 4 पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा क्लोरोडेन, देन हेप्टाक्लोर, थर्ड इज एल्ड्रिन एंड लास्ट वन इज एंडोसल्फान विच इज ऑल्सो नोन एज थायोडन। अब इसका जो फॉर्मूला है अगर हम इसको देखें गौर से तो ये थोड़ा सा अलग है बाकी साइक्लोडाइन से। हमने बाकी जो साइक्लोडाइन पढ़े थे उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था एंड क्लोरीन था, लेकिन ये जो एंडोसल्फान है इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे। तो बाकी सबसे अलग है तो यही इसकी करेक्टरिस्टिक इसको इम्पॉर्टेंट बनाती है बाकी सबसे। तो एंडोसल्फान इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट हियर, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एंडोसल्फान का फॉर्मूला हो गया C9H6Cl6C3O3 एंड एस सल्फर। ठीक है, तो उसमें सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसके हमें फॉर्मूले में ही नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ठीक है, अब इसको सबसे पहली बार किसने खोजा था, एंडोसल्फान की खोज किसने करी थी, तो फिनकेनब्रिंक नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1956 में इसको खोजा था। नाम याद रखना है, एंडोसल्फान की खोज किसने करी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, फिनकेनब्रिंक। इसका मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो अगेन इसमें कॉन्टैक्ट, स्टमक और फ्यूमिगेशन तीनों एक्शन होते हैं। अगेन फ्यूमिगेशन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, कॉन्टैक्ट और स्टमक ही ज़्यादा होता है। इसका जो करेक्ट अमाउंट ऑफ डोज जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 35% EC। ये इंपॉर्टेंट है, 35% EC डोज इसका यूज़ होता है। अब देखो, हम जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कैरेक्टरिस्टिक शुरुआत में पढ़ी थी कि ये वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन जो एंडोसल्फान है इट इज़ प्रैक्टिकली सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शन है ना, इट इज़ यू कैन से एक्सेप्शन, क्योंकि ये तो उसकी करेक्टर है ही नहीं। हमने पढ़ा था कि जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर के अंदर तो घुल ही नहीं सकते, वाटर इनसॉल्युबल है। वो लिपिड या ऑयल्स के अंदर तो घुल जाएंगे लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। लेकिन एंडोसल्फान पहला ऐसा इंसेक्टिसाइड अभी तक आया है क्लोरीनेटेड कैटेगरी में, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में सबसे पहला आया है एंडोसल्फान यानी थायोडैन, जो कि प्रैक्टिकली सॉल्युबल है वाटर में। ये इसका ये करेक्टर याद रखना है। इसके अलावा परसिस्टेंट एंड नॉन वॉलेटाइल। परसिस्टेंट होता है, अगेन परसिस्टेंट है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, गैप मेंटेन करना पड़ेगा। जिस दिन हमने स्प्रे करा और जिस दिन हम हार्वेस्ट करेंगे तो स्प्रे और हार्वेस्ट के बीच में हमें कुछ समय छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परसिस्टेंट है यानी इसका रेसिडुअल नेचर होता है। कुछ टाइम के लिए प्लांट में, सॉइल में, जहाँ पे भी हमने स्प्रे करा है वो वहाँ पे मौजूद रहेगा। तो इसलिए हमको हार्वेस्टिंग थोड़ी डिले करनी पड़ेगी। नॉन वॉलेटाइल, अगेन वॉलेटाइल होता तो उड़ जाता, परसिस्टेंट नहीं रहता, लेकिन नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नहीं होगा, वेपर्स नहीं बनेंगे, इसका मतलब वो वहीं पे परसिस्ट रहेगा। तो जनरल जो गैप मेंटेन करना होता है हमको दैट इज़ अबाउट एटलीस्ट 6 वीक्स। स्प्रे करने के और हार्वेस्टिंग के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 6 वीक्स का होना चाहिए। और क्योंकि हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, ध्यान रखना है, हाईली टॉक्सिक है, ड्यू टू इट्स हार्मफुल नेचर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला बैंड इन जुलाई 2022। तो अगेन एंडोसल्फान भी इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज भी, लेकिन केरला की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उसको जुलाई 2002 में ही बैन कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स हाईली टॉक्सिक नेचर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।